Hello, all champions. This is Ravi Gupta. Amendment in SCMP chapter wise. हर एक अमेंडमेंट को चैप्टर वाइज हम कवर अप करने वाले हैं. दैट मींस हर चैप्टर पे सेपरेट वीडियो आने वाली है. टोटल 12 वीडियोस आपको अमेंडमेंट के ऊपर प्रोवाइड किए जाएंगे, यूट्यूब पे प्रोवाइड किए जाएंगे. सो इसलिए आपने सब्सक्राइब जरूर करना है हमारे चैनल को. एंड चैप्टर 1 में आपके टोटल 6 अमेंडमेंट्स आए हैं, चेंजेस आए हैं. और इन अमेंडमेंट्स में हमने कवर अप क्या किया है, अमेंडमेंट में अगर कोई कॉन्सेप्ट में चेंजेस आए हैं वो भी कवर अप किए, क्वेश्चंस कोई ऐड किए गए हैं वो भी कवर अप किए हुए हैं. अगर उन कॉन्सेप्ट्स का लिंक किसी क्वेश्चन से है तो वो भी बताया हमने. पेज नंबर आईसीआई स्टडी मटेरियल के किस पेज नंबर पे चेंजेस आए हैं वो भी यहाँ पे बताया है. राइट. सो ज्यादा बातें ना करते हुए डायरेक्टली हम मूव करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 के अमेंडमेंट पे. टोटल 6 अमेंडमेंट्स हैं, तो वन बाय वन हर एक अमेंडमेंट को कवर अप करते हैं. अमेंडमेंट, सबसे पहला अमेंडमेंट जो आपका आया है चैप्टर नंबर 1 में वो है 5 फोर्स मॉडल के ऊपर. 5 फोर्स मॉडल का क्या कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है? ना जी ना, 5 फोर्स मॉडल कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ है. 5 फोर्सेस स्टिल सेम वही हैं जो कि आपके बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, इंपैक्ट करते हैं. वो कौन कौन से हैं? दैट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सेलर, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, न्यू एंट्रेंट एंड राइवलरी. ये 5 फैक्टर्स हैं, 5 फोर्सेज हैं जो कि हर एक बिजनेस को कंसिडर करना चाहिए अगर वो किसी भी बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं या उनके प्रॉफिटेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो अब यहाँ पे क्या ट्विस्ट है, क्या अमेंडमेंट है, उसे आप समझना. एक सेक्शन क्रिएट किया है आईसीआई ने, इसके लिए आप वीडियो, सेपरेट वीडियो देख सकते हो. मैंने बताया था कि ओवरऑल बेसिस पे ओवरव्यू बताया था कि पूरे आपके स्टडी मटेरियल में किन कैसे कैसे चेंजेस आईसीआई लेके आया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. एंड यस, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. वो जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल. राइट. ओके. तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में एक क्वेश्चन टाइप क्वेश्चनरी फ्रेम किया है. दैट कैन आईएस, दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी कैन बी अप्रोप्रिएट टू काउंटर 5 फोर्स मॉडल. क्या 5 फोर्स मॉडल को काउंटर करने के लिए हम आईएस और आईटी स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं? बिल्कुल. तो अब इसे समझते हैं जरा. IS IT system, IS, that is information system IT strategies can be appropriate to counter 5 force as to help an organization to have more comfortable existence than some of its competitor. That means जो IS इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इससे यूज करके हम अपने कंप्यूटर से ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सकते हैं. दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा. 5 फोर्स में चेंजेस नहीं आएंगे, 5 फोर्स की एग्जिस्टेंस स्टिल रहेगी, वो एलिमिनेट नहीं होंगे 5 फोर्स. तो अगर आपका मिसकंसेप्शन आ रहा है माइंड में कि क्या आईएस से हमारा 5 फोर्सेस एलिमिनेट होगा, तो एलिमिनेट नहीं होगा, बल्कि ये उसे सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ऑर्गेनाइजेशन को. राइट. सबसे पहला मैं उठाता हूं बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, दैट इज कस्टमर प्रेशर. बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर में आपको याद होगा कि अगर बायर लार्ज नंबर में है, बायर लार्ज नंबर में है तो वो नेगोशिएट कर सकते हैं, उनकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी. बायर बायर अगर बल्क में परचेज करता है, क्वांटिटी डिस्काउंट के लिए वो प्रेशर क्रिएट करेगा, उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी. राइट. ठीक है. अब इस बात को समझना, ये जो अमेंडमेंट आया है ये कैसे इंपैक्ट कर रहा है. अब इन्होंने कहा आईएस और आईटी स्ट्रेटेजी कैसे काउंटर कर सकती है इस बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर को. तो इस एग्जांपल से आप समझना, ये एक ऑनलाइन ऑर्डरिंग पोर्टल पे मैं गया हूं. यहां पे अगर मैं एक बॉटल परचेज करता हूं, पैक ऑफ 6, एक बॉटल का प्राइस 45 रुपीज है. ये बॉल्ट कॉफी शॉट्स हैं, दैट इज एनर्जी ड्रिंक लेकर आए हैं लोग. पैक ऑफ 6 यहां पे 45 × 6 करते हो 270 रुपीज, मतलब कोई डिस्काउंट नहीं. बट जैसे ही आप क्वांटिटी डिस्काउंट पे जाते हो, दैट इज बल्क में परचेज करते हो, पैक ऑफ 30, दे there is applied discount of 1090. That is 1090 is the price, or discount something around it's 1350 is the total price. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिस्काउंट आपको मिल रहा है. राइट. तो अब आप इस बात को समझोगे दैट कस्टमर बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर
कस्टमर सर्विस कैन बी इम्प्रूव्ड विद द यूज ऑफ आईटी। अब ये आईटी सिस्टम ही तो है, ऑनलाइन पोर्टल्स जहां से जाके कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को एक कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस करने के लिए। इम्प्रूव्ड आईटी सिस्टम, आईटी सर्विसेज विल प्रोवाइड अ कंफर्ट, राइट। कहीं पे भी बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर डाइल्यूट नहीं हुआ। बार्गेनिंग अगर बायर है मार्केट में, अगर मार्केट में बायर है तो दैट विल हैव इट फोर्स, वो मार्केट में अपना फोर्स क्रिएट करेगा ही करेगा। लार्ज बल्क में क्वांटिटी ऑर्डर करेगा तो वो डिस्काउंट तो चाहिए ही चाहिए उसे। आईटी सिस्टम सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, इस बात को समझना, ये सपोर्ट की बात की जा रही है। एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन जरूर इस पे पूछ सकते हैं कि आईटी स्ट्रेटेजी या इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी कैसे यूजफुल है 5 फोर्स मॉडल के लिए काउंटर करने के लिए, कैसे यूजफुल है। तो आप ये बता सकते हो बार्गेनिंग पावर, अगर ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू कस्टमर ऑर्डर करता है तो वो एक कहीं ना कहीं कंपनी को कॉम्पिटिटिव एज देती है दैट कस्टमर सर्विस, इससे कस्टमर सर्विस इंप्रूव हो गया। बार्गेनिंग पावर सेम एज इट इज, वही कॉन्सेप्ट है, राइट। सेकंड पे मूव करता हूं मैं, सप्लायर प्रेशर, दैट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। विद अ टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सिस्टम परचेज ऑर्डर कैन बी ऑटोमेटेड, purchase system can be automated, vendor selection can be fast and inventory management can be automated। अब इस बात को समझना, टेक्नोलॉजी से क्या मतलब है। अब मैं आपको सबसे पहले फिर से कॉन्सेप्ट पे लेके जाऊंगा, सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। अब बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर का मतलब क्या है कि अगर एक सिंगल सप्लायर है तो उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी। दिस कैन इन्फ्लुएंस योर प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर सप्लायर कुछ ऐसा मटेरियल सप्लाई कर रहा है जो कि स्केयर है, वो भी आपके बिजनेस को इंपैक्ट करेगा, राइट। अब यहां पे बात की जा रही है कि अगर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए तो, अगर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए तो बिल्कुल कर सकते हैं। उससे बिजनेस को क्या हेल्प मिलने वाली है, कैसे ये फोर्स को सपोर्ट करेगा, बात समझना। परचेज ऑर्डर कैन बी ऑटोमेटेड, परचेज ऑर्डर कैसे ऑटोमेटेड हो जाएगा, जी हाँ, ईडीआई सिस्टम, या परचेज ऑर्डर आपका कंप्लीटली ऑटोमेटेड हो जाएगा। ईडीआई दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इसमें होता क्या है कि जैसे ही एक लेवल पे आपका स्टॉक पहुंचता है तो वो आपका परचेज ऑर्डर प्लेस कर देता है, क्रिएट कर देता है सप्लायर। आपने कई बार देखा होगा वेबसाइट्स पे जहां पे एनुअल बिलिंग होती है और अगर आप वहां से परचेज करते हो तो ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द ईयर यू गेट चार्ज फॉर नेक्स्ट ईयर बिलिंग। दैट इज व्हाट ऑटोमेटेड परचेजेस, राइट। वेंडर सिलेक्शन कैन बी फास्टर, इससे हम वेंडर सिलेक्शन फास्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, दैट इज लिस्ट अवेलेबल है वेंडर्स की, सो दैट वी कैन हैव एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन ऑफ द वेंडर, और उसके बेसिस पे हम उसके सिलेक्शन बहुत फास्ट कर सकते हैं। एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैन बी ऑटोमेटेड, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशंस मेरे पास अवेलेबल होंगे, क्या इन्वेंट्री कहाँ पे पड़ा है, कितना पड़ा है, और कब उसका रीऑर्डर लेवल होगा, कब ऑर्डर प्लेस होगा, ये सब कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा, राइट। नाउ द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स मार्केट में, एंट्री बैरियर होता है। तो एंट्री बैरियर में अब आईटी सिस्टम कैसे एक एंट्री बैरियर बनेगा। हाई डिग्री ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग, कॉन्स्टेंटली अपडेट विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्किल्ड पर्सनल्स एंड द हैवी इन्वेस्टमेंट आर द बैरियर टू द एंट्री। अभी तक आपको क्या था कि टेक्नोलॉजी, दैट इज टेक्नोलॉजी कैपिटल, मैन पावर, these are the or the legal system, these could be the entry barrier, right। अब यहाँ पे आईटी सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम या आईटी, this could be a entry barrier to the organization। Rivalry, application of IT can curtail the effect of stiff competition, for example by building a strong network with the customer and lowering cost। Rivalry में कैसे आपका आईटी सिस्टम सपोर्ट करेगा। अब आप देखना, एक कस्टमर बेस क्रिएट हो जाता है। अमेजोन वेबसाइट की बात करूं तो अमेजोन वेबसाइट ने क्या किया, अब एक अपना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड कर लिया है, उससे आपकी कॉस्ट भी कम आ रही है, क्योंकि अब यहाँ पे जो कस्टमर है वो डायरेक्टली वेबसाइट पे जाता है, परचेज करता है, तो वो लोअर कॉस्ट
और एक कस्टमर नेटवर्क बिल्ड होने के वजह से उसे कंपीटिटिव एज मिलता है अमेजोन को, राइट? सो दिस last one is the threat of the substitute product. Use of the computer aided designs. The organization can manufacture new product with a short lead time and reduce the threat of substitute. इससे होगा क्या कि the organization can manufacture the new product with a short time. अब अगर उन्हें पता है कि मार्केट में कोई substitute product आ रहा है, तो organization can position themselves by bringing their new products with the help of use of the CAD system. CAD system से कम समय में वो भी अपना एक नया प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं उस सब्स्टिट्यूट के जवाब में, राइट? दिस कैन रिड्यूस द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट. सो ये आपका 5 फोर्स को काउंटर करने के लिए IAS और IT कैसे यूज कर सकते हैं. चेंज नंबर सेकंड, दैट इज चेंज नंबर सेकंड जो है हमारा, वो है फोकस स्ट्रेटेजी. अभी तक कंपीटिटिव स्ट्रेटेजी में आपने दो स्ट्रेटेजी पढ़े थे, दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड सेकंड वाज यस कॉस्ट एडवांटेज, कॉस्ट लीडरशिप. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यू हैव टू बी डिफरेंट, यू हैव टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम योर कंपटीटर. आपको अपने आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपने कंपटीटर से. दूसरा कॉस्ट लीडरशिप में आपको अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट पूरे इंडस्ट्री में कम करनी पड़ेगी. कॉस्ट के मामले में आपको लीड करना पड़ेगा पूरे इंडस्ट्री में, राइट? दीज वर द टू स्ट्रेटेजीज विच गिव्स यू अ कंपीटिटिव एडवांटेज. नाउ द थर्ड केम, यहां पे चेंज है. अब अमेंडमेंट क्या है? तीसरा क्या है? तीसरा कहता है फोकस स्ट्रेटेजी. फोकस स्ट्रेटेजी में क्या होता है? फोकस स्ट्रेटेजी में आप फॉलो करते हो जेनरिक, फॉलो यही करते हो कम, दैट इज कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, बट वो किसी एक प्रोडक्ट को, किसी एक पीपल को, किसी एक कम्युनिटी को, किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया को टारगेट किया जाता है निच सेगमेंट में, बहुत एक छोटे सेगमेंट में, एक पर्टिकुलर एरिया पे. ब्रॉडन नहीं होता, जेनरिक होता है, ठीक है? एक जेनरिक स्ट्रेटेजी है. Porters identify 3 जेनरिक स्ट्रेटेजी. जेनरिक और स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी में आपको समझना पड़ेगा, ये स्पेसिफिक नहीं है, जेनरिक है, जो ओवरऑल बेसिस पे अप्लाई किया जा सकता है. फॉर डीलिंग विद द कम्पिटिटिव फोर्सेस, द टू बेसिक स्ट्रेटेजी आर द कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन. इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. हमें क्या अमेंडमेंट देखना है? वो देखना है थर्ड स्ट्रेटेजी जो अब आई है, वो थर्ड स्ट्रेटेजी आई है फोकस स्ट्रेटेजी, जो कि कंसंट्रेट करता है कि स्पेसिफिक सेगमेंट पे, जो कि एक प्रोडक्ट लाइन हो सकता है, ज्योग्राफिकल मार्केट हो सकता है, और ये एक निच एरिया पे फोकस करता है. An organization failing to fulfill commitment to any of these generic strategy ends up stuck in the middle of an extremely poor strategy position. यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आपको इस पे बेस दिया हुआ है, नवंबर 2020 आरटीपी क्वेश्चन नंबर 1 एयरलाइन कंपनीज है. तो ये जो केस स्टडी है ये आपको जरूर कवर अप करना चाहिए, क्योंकि इसी क्वेश्चन के बेसिस पे आपका ये अमेंडमेंट आईसीआई यहां पर लेकर आया है, राइट? ये जो फोकस स्ट्रेटेजी है, फोकस स्ट्रेटेजी में अमेंडमेंट, ये कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी में अमेंडमेंट लेकर आने का पर्पस ही ये क्वेश्चन था. और सबसे बड़े मजे की बात बताऊं, आईसीआई ने स्टडी मटेरियल में ये क्वेश्चन ही नहीं डाला. अगर देखा जाए तो जिस चीज को लेकर अमेंडमेंट किया गया कॉन्सेप्ट में, वो क्वेश्चन ही आप आईसीआई स्टडी मटेरियल में नहीं देखोगे. बच्चे को कहाँ ढूंढना पड़ेगा? वो बच्चे को ढूंढना पड़ेगा अपना आरटीपी खोल के. तो प्लीज यहां से लिंक करना इस क्वेश्चन को, जरूर मैं आपके लिए अपलोड करूंगा, ठीक है? चेंज नंबर थर्ड पे चलते हैं. चेंज नंबर थर्ड क्या कहता है? डिफरेंशिएशन एडवांटेज और वैल्यू चेन. मतलब वैल्यू चेन कैसे डिफरेंशिएशन एडवांटेज, वो पॉइंट्स जिससे कि डिफरेंशिएशन एडवांटेज क्रिएट किया जा सके. मींस वैल्यू चेन वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके देगा जिससे कि आप डिफरेंशिएशन एडवांटेज गेन कर सकते हो, ठीक है? कॉन्सेप्ट इनसाइट एक सेक्शन बनाया हुआ है आपके स्टडी मटेरियल में, वहां पे. तो कॉन्सेप्ट इनसाइट में वैल्यू चेन एनालिसिस कैन आइडेंटिफाई द पॉइंट्स एट व्हिच डिफरेंशिएशन एडवांटेज कैन बी अचीव्ड बाय. कैसे अचीव किया जा सकता है? वो पॉइंट्स कैसे? Producing products which are superior to the competitors by virtue of design know-how and performance. Performance, know-how and design के मामले में अपने कंपटीटर से वो सुपीरियर होना चाहिए. मोबाइल फोन की बात कर लो,
मोबाइल फोन की बात कर लो, कार की बात कर लो। कार में अगर मैं ऑडी की बात करता हूँ, बीएमडब्ल्यू की बात करता हूँ, जब मैं उसे अपने कंपटीटर से कंपेयर करूंगा, कंपटीटर से दूसरे कार ऑटोमोबाइल कार्स कंपनी से कंपेयर करूंगा, तो जो उसकी परफॉर्मेंस है, जो उसके नो हाउ है, जो उसके डिजाइन है, जिसके वजह से उसे प्रीमियम प्राइजेस मिल रहे हैं, दैट इज व्हाट समथिंग क्रिएटिंग सुपीरियर टू इट्स कंपटीटर, ऑफरिंग सुपीरियर आफ्टर सेल सर्विसेज। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने माल बेच दिया या प्रोडक्ट सेल कर दिया और उसके बाद कुछ नहीं, आपको आफ्टर सेल सर्विसेज देने पड़ेंगे। और सिर्फ एक लोकेशन पे नहीं, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक क्रिएट करते हुए, आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट रेंज, जो आपका प्रोडक्ट रेंज है उसे एक्सपेंड करना करके आप डिफरेंशिएशन एडवांटेज गेन कर सकते हो। सुपीरियर पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट, मेकिंग ब्रांड स्ट्रेंथ, राइट। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जहां पे वैल्यू चेन वो एरियाज आपको बताता है जहां आप डिफरेंशिएशन एडवांटेज गेन कर सकते हो। चेंज नंबर 4 पे बात करते हैं, लो कॉस्ट एडवांटेज एंड वैल्यू चेन। अब वैल्यू चेन फिर से आपको वो पॉइंट्स पॉइंट्स देगा जहां पे आप लो कॉस्ट एडवांटेज गेन कर सकते हो। सो द वैल्यू चेन इज सेंट्रल टू आइडेंटिफाइंग वेयर कॉस्ट सेविंग्स कैन बी मेड एट अ वेरियस स्टेज इन द वैल्यू चेन। वैल्यू चेन एनालिसिस कैन आइडेंटिफाई द पॉइंट्स एट विच द लो कॉस्ट एडवांटेज कैन बी अचीव। तो वो कौन से 5 पॉइंट्स हैं, इनकी बात करते हैं। सबसे पहले वैल्यू चेन क्या कहता है कि आपको कॉस्ट रिड्यूस करना है, कॉस्ट रिड्यूस करना है, कॉपी करो, चोरी करो। ये कहता है चोरी करो, rather than creating design, rather than creating design। इससे क्या हुआ, कॉस्ट कम आएगी, क्योंकि डिजाइन जो इनोवेशन है इट इज एक्सपेंसिव। ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई सस्ती चीज नहीं है। इनोवेशन इनोवेशन करने के लिए बहुत खर्चे करने पड़ते हैं, रिसर्च करना पड़ता है। तो इस चीज को आप रिड्यूस करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, आप इसे कॉपी कर सकते हो, आप इसे कॉपी कर सकते हो। आपने देखा होगा कि कार के जो डिजाइन हैं वो कई बार सेम प्लेटफॉर्म्स पे तैयार होते हैं, राइट। डिजाइनिंग उनकी सेम पैटर्न्स पे डिजाइन होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग देयर कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग। यूजिंग चीपर मटेरियल, लो कॉस्ट मटेरियल नहीं, वो मटेरियल यूज करो जो जिसकी कॉस्ट कम हो। और कई बार कॉस्ट रिड्यूस करने के केस में आप लो क्वालिटी मटेरियल यूज कर लेते हो। तो प्लीज हैव अ रिस्क इन कंसिडरेशन दैट इफ यू आर गोइंग टू यूज लो grade of quality, this will going against your रेपुटेशन। तो यहाँ पे चीप मटेरियल का मतलब माइंड में ये होना चाहिए दैट यू आर गोइंग टू यूज अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ मटेरियल, बट एट अ लो कॉस्ट। एंड अदर चीपर रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग लेबर कॉस्ट, आपको लेबर कॉस्ट रिड्यूस करना चाहिए, एंड इंक्रीजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी, राइट। सो दिस was पॉइंट 1। पॉइंट 2 कहता है अटेनिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे कर सकते हो, हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन या हाई वॉल्यूम ऑफ सेल। या तो आपकी सेल्स बढ़े, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन बढ़ेगा, और आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लार्ज लेवल पे जब प्रोडक्शन किया जाता है तो आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ ऑपरेशंस के थ्रू भी आप कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हो। हाई वॉल्यूम परचेजिंग टू गेट द डिस्काउंट फॉर द बल्क परचेजेस, बल्क में परचेज करो जिससे कि आपको डिस्काउंट मिले। लोकेटिंग इन द एरियाज वेयर कॉस्ट एडवांटेज एग्जिस्ट और द गवर्नमेंट सपोर्ट इज पॉसिबल। मोस्टली कंपनीज क्या करते हैं, उन्हें पता है 5 ईयर का देयर इज अ टैक्स एग्जम्पशन इन पर्टिकुलर एरिया, दैट इज SEZ जोन। तो वहां पे क्या करते हैं, वहां पे प्लांट डालने से आपका 20% 30% जो आप टैक्स पे करने वाले हो ना, वो आपके बच जाते हैं, राइट। सो लोकेटिंग इन एरियाज वेयर द कॉस्ट एडवांटेज एग्जिस्ट, या उन एरियाज में अपनी फैक्ट्रीज को लगाना जहां पे मैन पावर बहुत सस्ता मिले, इजिली मिल जाए, मटेरियल बहुत इजीली मिल जाए, सेंट्रलाइज लोकेशन पे हो, जो कि आपके लिए आ, एक कंपिटिटिव एज की तरह काम करे।
गेनिंग लर्निंग एंड एक्सपीरियंस कर्व बेनिफिट, गेनिंग लर्निंग एंड एक्सपीरियंस कर्व बेनिफिट कैसे होगा? वो जब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेन दी लर्निंग एंड एक्सपीरियंस कर्व, जैसे 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 और बनाते जाओगे वो आपको बेनिफिट मिलेगा। सो दिस वाज द 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स में सबसे पहले क्या कहेगी? आप रिड्यूस करो कॉस्ट। कॉस्ट कहाँ कहाँ से रिड्यूस कर सकते हो? क्रिएट क्रिएट मत करो डिजाइन, कॉपी कर लो, चोरी कर लो। दूसरा इसी में और कहा है कि चीपर मटेरियल या रिसोर्सेज यूज कर लो, चीपर रिसोर्सेज। लेबर कॉस्ट को कैसे आप कम कर सकते हो, इसकी बात कही है। सेकंड पॉइंट में कहा है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अटेन करो, लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्शन, लार्ज वॉल्यूम सेल्स, हाई वॉल्यूम परचेज करो, बल्क क्वांटिटी में परचेज करो, बल्क डिस्काउंट लो। लोकेट उस एरिया में जाके अपने आप को बसाओ, बसेरा डालो जहां पे आप बहुत आसानी से बिजनेस कर सको। गवर्नमेंट सपोर्ट करती हो, सोसाइटी सपोर्ट करती हो, एनवायरनमेंट सपोर्ट करती हो, तो इससे आपका बिजनेस बहुत फ्लरिश करेगा। गेन करो आप लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, दैट इज समय के साथ फायदा उठाओ, समय का फायदा उठाओ। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, लर्निंग एक्सपीरियंस गेन करोगे, वो कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचाएगी आपको कॉस्ट रिड्यूस करने में। दिस वाज द चेंज नंबर 4। चेंज नंबर 5 जो है वो हमारा एक क्वेश्चन का है, एक इलिस्ट्रेशन है, जो कि आपके आरटीपी नवंबर 2020 क्वेश्चन नंबर 10th का है। क्वेश्चन नंबर 10th है, तो इलिस्ट्रेशन 1 है। और ये इलिस्ट्रेशन अगर आप देखो तो इस तरह से, बट इसे मैं आपका दूसरे फॉर्मेट में कवर अप कराऊंगा। वो फॉर्मेट है हमारा इस तरह से, ये विक्ट्री चार्ट्स हैं, विक्ट्री चार्ट्स, विक्ट्री बुक है, जो कि क्वेश्चन को बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में कन्वर्ट किया हुआ है। यहाँ पे स्टूडेंट अगर एक बार इस तरह से क्वेश्चन कर लेना, उसे इसकी आदत पड़ जाएगी। क्यों आदत पड़ जाएगी? क्योंकि इंफॉर्मेशन को इतने अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके और हर एक रिक्वायरमेंट को क्लासीफाई करके दिया हुआ है, जिससे कि आपकी क्वेश्चन पे बहुत अच्छी ग्रिप बन जाती है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन होता है इस तरह से इस फॉर्मेट पे करने के बाद। बिल्कुल आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ये जो मैं कह रहा हूं इस पे आप भरोसा बिल्कुल मत करो, मगर जो मैं क्वेश्चन जिस तरह से आपको कराऊंगा ना, उसके बाद आप करके देखना। और इस पैटर्न पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस डालने वाला हूँ यूट्यूब पे, सो इसीलिए बोल रहा हूँ बार बार, जाके सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ठीक है। केस स्टडी नंबर 10, कंपीटिटिव एडवांटेज। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक हर आरटीपी में 10 क्वेश्चंस होते हैं, तो 10वां क्वेश्चन आपका कंपीटिटिव एडवांटेज के ऊपर है। यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है दो फर्म का, जो कि सेम इंडस्ट्री से है। सेम इंडस्ट्री से मतलब अगर ऑटोमोबाइल है तो ऑटोमोबाइल्स हैं, एक आपका दैट इज ऑडी और दूसरा बीएमडब्ल्यू, ठीक है। रेवेन्यू अगर मैं बात करूं, अच्छा, एक ऑडी ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं दैट इज महिंद्रा और टाटा। फर्म डब्ल्यू जी, रिवेन्यूज दिए हुए हैं, वेरिएबल कॉस्ट दिए हुए हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है। आइडेंटिफाई द स्ट्रेटजीज, कॉस्ट लीडरशिप या डिफरेंशिएशन, फॉलोड बाय टू फर्म्स, जस्टिफाई और क्लासिफिकेशन। इस बात को समझना बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बता दिया कॉस्ट लीडरशिप या डिफरेंशिएशन एडवांटेज है। ये आपको इसके बीच में क्लास आइडेंटिफाई करना है और जस्टिफाई करना है। अगर नहीं बताता तो क्या करते? नहीं बताता तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती। बट एनी हाउ, स्ट्रेटेजीज की बात पूछ रहा है, तो अब आपको यहाँ पे कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंशिएशन एडवांटेज के ऊपर बात करते हैं। कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंशिएशन कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सीधी सीधी बात है, एक कहता है डिफरेंशिएशन एडवांटेज कहता है कि पैसा जाने तो जितना जाता है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं इनोवेशन कर रहा हूँ एंड इनोवेशन इज एक्सपेंसिव आइटम। तो जाहिर सी बात है, इनोवेशन जो है वो आपको दिखाई देगा, खर्चों में दिखाई देगा, फिक्स्ड कॉस्ट में दिखाई देगा, ठीक है। और उसका बेनिफिट भी मिलता है, रिटर्न भी मिलता है, तभी वो इतने खर्चे कर रहा है। कहाँ दिखाई देगा? रेवेन्यू में दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा? ग्रॉस मार्जिन में दिखाई देगा, ठीक है। तो आप क्या चेक करोगे? आप कंट्रीब्यूशन रेशियो चेक करोगे, फिक्स्ड रेशियो चेक करोगे, जो फिक्स्ड कॉस्ट का रेशियो ये चेक करोगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट जहां ज्यादा रेशियो आती है ना, तो समझ लो कि इसने खर्चे ज्यादा करें, फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा इनकर कर रहा है, तो दैट मींस वो कहीं ना कहीं इनोवेशन को डिनोट करता है। कंट्रीब्यूशन रेशियो ज्यादा आता है तो इसका मतलब रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट कम है, तो इसका मतलब रेवेन्यू कौन ज्यादा चार्ज कर सकता है, प्राइस कौन ज्यादा चार्ज कर सकता है? प्राइस जो है वो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी वाला ज्यादा चार्ज कर सकता है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा इनकर किए हैं उन फिक्स्ड कॉस्ट को कवर अप करने के लिए। प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो सकती है, इस बात का ध्यान देना। प्रॉफिटेबिलिटी मेरी नीचे जा सकती है, मैं बात कर रहा हूँ कंट्रीब्यूशन जो है वो कंट्रीब्यूशन ज्यादा रिकवर करेगा और फिक्स्ड कॉस्ट उससे कवर अप करने की कोशिश करता है, ठीक है, और मेरी प्रॉफिटेबिलिटी नीचे हो सकती है। अच्छा, जो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी है उसमें क्या होता है, जो मार्जिन पर यूनिट होता है बहुत कम होता है, वो गेम पूरा ना वॉल्यूम के ऊपर खेला जाता है। दैट मीन्स वो स्ट्रेटेजी जो यूज होती है वो उन कस्टमर्स को टारगेट किया जाता है जो प्राइस सेंसिटिव होते हैं, मास मार्केट होता है, तो क्वांटिटी ज्यादा होती है, मार्जिन पर यूनिट कम होता है, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स इतने ज्यादा होते हैं ना, क्योंकि रेवेन्यू टोटल सेल ज्यादा होता है उसका, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पर देखना मुझे करना क्या पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन रेशियो कैलकुलेट कर लूँ, फिक्स्ड कॉस्ट रेशियो कैलकुलेट कर लूँ और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन अपॉन सेल्स, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेल्स, प्रॉफिट मार्जिन अपॉन सेल्स। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि मुझे ये पता चला, इससे मुझे ये चीज पता चलता है कि ये डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी है और ये आपका कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी है। फिक्स्ड कॉस्ट भी देखो तो फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे कम है, ठीक है। सो higher contribution margin ratio established by WD indicates is following differentiation strategy. While firm WG appears to be more focused on cost leadership, this is also sustained by higher fixed cost, that is R&D, innovation, etc. For each sales in firm WD, innovation allows a firm to command premium prices and earn more contribution per sales. However, innovation is an expensive item. जो innovation है ना, कोई सस्ती चीज नहीं है, ठीक, ओके। Okay. इसके बाद एक लास्ट अमेंडमेंट बचा है आपका, वो लास्ट अमेंडमेंट कौन सा है, चेंज नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हर चैप्टर के एंड पे क्वेश्चंस दिए हुए, उनको उस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो कि पेज नंबर 31.30 पे दिया हुआ है, और ये भी हमारा एक आरटीपी का क्वेश्चन है, नवंबर 2020 का आरटीपी है, क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्वेश्चन है। बस एक क्वेश्चन इन्होंने नहीं दिया आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नवंबर 2020 में 3 क्वेश्चंस थे जो कि आपके चैप्टर नंबर 1 के हैं, और वो पहला क्वेश्चन नहीं दिया गया, ठीक है। वो पहले क्वेश्चन को आपको जरूर कवर अप करना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ड्रिवन क्वेश्चन है जो कि फोकस स्ट्रेटजी पे बेस्ड है, ओके। बट हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो इसीलिए हम किस पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलेंगे, और आरटीपी नवंबर 2020। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। Here we are at क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन जो है ना वो मिसिंग है, वो मैं मिसिंग लाइन में आपको बता दूं। मिसिंग लाइन क्या है, X is a leading toy manufacturing firm having commenced its commercial operation in 1990. The firm has the state of art of manufacturing facility in India। ठीक है, ये लाइन मिसिंग है, वो मिस प्रिंटिंग है, दैट विल बी गेट करेक्टेड, राइट। तो X लिमिटेड इज अ टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, 1990 से उसने अपने ऑपरेशन को स्टार्ट किया है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। सो फर्म क्या है, फर्म अपने जो टॉयज है वो रिटेल आउटलेट्स एंड फर्म्स वेबसाइट से सेल करती है, एंड इट हैज बीन पॉइंटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एंड सेफ्टी, और क्वालिटी और सेफ्टी पे बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। हैज बीन एन इंस्ट्रूमेंटल इन रेजिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ द टॉय इन द इंडियन मार्केट, ठीक है। मिशन की बात करें, इनका मिशन क्या है, मिशन ये है कि पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकें, पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकें जिससे कि वो टॉयज पे स्पेंड करें, और वो टॉयज बहुत क्वालिटी टॉयज हैं जो कि बच्चों के लिए होलसम डेवलपमेंट लेकर आए। दैट मीन्स इनका मिशन ये है कि हम पेरेंट्स को इतना इन्फ्लुएंस कर दें, इतना इन्फ्लुएंस कर दें कि वो इन खिलौनों पे पैसे खर्च करते वक्त बिल्कुल भी ना सोचें, क्यों, क्योंकि ये बच्चे के डेवलपमेंट से जुड़ा है। प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं कि रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट और उसका मूवमेंट कैसा है। प्रोक्योरमेंट मटेरियल जो किया जाता है नंबर ऑफ डिफरेंट सप्लायर से किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी परचेज किए गए मटेरियल हैं
वो डायरेक्टली वेयरहाउस में डिस्पैच किए जाते हैं जो कि फैक्ट्री पे लोकेटेड है, और वहां पे तब तक रखा जाता है जब तक दे आर नॉट मूव टू द प्रोडक्शन। वो तब तक रखे जाते हैं जब तक कि उनके प्रोडक्शन में जरूरत ना पड़े। थर्ड, आफ्टर प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड, जो अब टॉयज मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, फिनिश गुड्स तैयार हो चुका है, वो मूव किए जाते हैं रिटेल आउटलेट्स में बाय इट्स ओन व्हीकल। ठीक है, करो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर हफ्ते द व्हीकल फॉलोज द सेम टाइम शेड्यूल रिगार्डिंग द वेट दे आर कैरिंग। मतलब ट्रक ये भी हो सकता है कि हाफ लोडेड ही जाए, लेकिन वो जो उसका टाइम शेड्यूल है ना, उसी टाइम शेड्यूल पे वो आएगा, लोड करेगा, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है वो लेकर चला जाएगा। finished toys are finished toys that are sold through X websites are dispatched to its distribution center। मतलब जो फिनिश टॉयज है ना, वो पहले फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर जाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से फिर डिस्पैच होता है जो कि वेबसाइट से सेल हुआ है। ओके, ये बात भी हमें समझ में आ गई। देन टारगेट कॉस्टिंग का क्या है? एक्स हैज रिसेंटली गॉट कॉन्ट्रैक्ट टू मैन्युफैक्चर अ न्यू टॉय दैट is TYZ, a mini cartoon based on the character of a famous international animated film। Right? ये बात भी हमारे इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल है। X has not been given any target price, hence is free to set selling price। मतलब फ्री है सेलिंग प्राइस खुद सेट करने के लिए टू द फिल्म। हाउएवर मस्ट पे अ रॉयल्टी 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस टू द फिल्म डायरेक्टर, क्योंकि वो एनिमेटेड फिल्म कैरेक्टर पे बेस्ड है। X is also planning to sell TYZ though its retail outlet। मतलब X जो है वो TYZ को रिटेल आउटलेट से भी प्लान कर रहा है बेचने के लिए। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कॉस्ट बर्डन आपका इससे इंक्रीज होगा। रिटेल आउटलेट से, वेबसाइट से सेल करो, प्लान करो, तो वो ज्यादा बेटर है। X has decided to follow a target costing technique for TYZ। Marketing manager has determined the selling price to be around rupees 1750 per TYZ। X need a margin of 26% of the selling price। अगर आपको याद हो तो टारगेट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? टारगेट कॉस्ट ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि आपका जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है माइनस डिजायर्ड रिटर्न इज इक्वल्स टू टारगेट कॉस्ट। और एस्टिमेटेड प्राइस में से रॉयल्टी है तो वो भी रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एस्टिमेटेड कॉस्ट दिया हुआ है मटेरियल सी, मटेरियल डी, अदर मटेरियल, लेबर कॉस्ट, TYZ स्पेसिफिक प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट, TYZ स्पेसिफिक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एंड नोट, ये जो नोट आपको बोला है यहाँ पे वो यहाँ पे दिया हुआ है। Each TYZ requires 0.7 kg of other materials। The other materials are procured from a supplier at a cost of rupees 280 per kg, and around 5% of all the material purchased are found to be downgraded। तो डाउनग्रेडेड आइटम, डाउनग्रेडेड मटेरियल क्यों परचेज किया जा रहा है, मुझे तो ये पहले बात समझ में नहीं आ रहा। तो इससे क्योंकि आपका कॉस्ट बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, डाउनग्रेडेड आइटम परचेज कर रहे हो, मटेरियल परचेज कर रहे हो। ओके, कोई बात नहीं, अदर मटेरियल, तो इसका मतलब 95%, सपोज 0.7 kg है ना, तो 0.7 kg का 95% लगा लो, इतना ही आपका नेट यूज होगा। तो आपका कॉस्ट जो है वो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, इंटू 280 करोगे तो आपका कॉस्ट उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। डिस्कस थ्री प्राइमरी एक्टिविटीज, आपको तीन प्राइमरी एक्टिविटीज डिस्कस करनी है ऑफ द वैल्यू चेन थ्रू विच एक्स कैन मिनिमाइज गैप इफ एनी। अगर कोई गैप है तो वो कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है? कॉस्ट गैप बोलते हैं इसे। कॉस्ट गैप का मतलब क्या होता है? जो आपका करंट कॉस्ट है ना, अभी जो कॉस्ट, करंट कॉस्ट का स्ट्रक्चर बताया हुआ है, इस बेसिस पे आप करंट कॉस्ट निकालोगे। टारगेट कॉस्ट आपका डिजायर्ड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस डिजायर्ड रिटर्न, तो आपका टारगेट कॉस्ट आ जाएगा। तो टारगेट कॉस्ट के बीच का और करंट कॉस्ट के बीच का, दोनों के बीच का जो गैप है वो कहलाता है कॉस्ट गैप। तो इस कॉस्ट गैप को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, वो पहले कॉस्ट गैप आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट में जाते हैं। वर्किंग नोट में सेल्स प्राइस दिया हुआ है, रॉयल्टी 10% माइनस किया, प्रॉफिट 26% माइनस किया, तो आपका टारगेट कॉस्ट आ गया। अब करंट कॉस्ट निकालना है आपको, तो मटेरियल सी का कॉस्ट लोगे, मटेरियल डी, लेबर कॉस्ट, अदर मटेरियल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट, और ये आपका दिस इज कॉल्ड एज करंट कॉस्ट। दिस इज कॉल्ड, यस, दिस इज करंट कॉस्ट।
और ये आपका टारगेट कॉस्ट। कॉस्ट गैप इज टारगेट कॉस्ट माइनस करंट कॉस्ट। ठीक है, सो 78.22 रुपीज का रिडक्शन करना चाहिए आपको। कॉस्ट गैप है, इसे कैसे रिड्यूस किया जा सकता है इसके ऊपर बात करेंगे। तो इन्होंने बताया कि आपको तीन प्राइमरी एक्टिविटीज बतानी है। कितनी? सिर्फ और सिर्फ तीन प्राइमरी एक्टिविटीज बतानी है। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स से क्या रिलेटेड है एक्टिविटी। जी हाँ, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है। जो आपने मटेरियल परचेज किया उसे कैसे सप्लायर से वेयर हाउस से प्रोडक्शन लोकेशन तक कैसे मूव किया आपने, और सप्लायर के साथ जो उसके रिलेशन हैं, ये की पॉइंट होता है यहाँ पे। ओके, दूसरा यहाँ पे क्या था? दूसरा यहाँ पे था आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। खुद के ट्रक में शेड्यूल टाइम पर भेजा जा रहा है माल। फैक्ट, आपका जो फिनिश गुड्स है वो कहाँ पहुंचाया जा रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तक पहुंचाया जा रहा है, रिटेल आउटलेट तक पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, तो आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, ये दो हो गए। थर्ड आपका क्या है? थर्ड अगर आप देखो तो यहाँ पे कहीं पे भी प्रोडक्शन की बात नहीं की गई है। प्रोडक्शन क्या किस तरह से किया जा रहा है, बात की गई है मार्केटिंग एंड सेल्स की बात की गई है। ठीक है, आफ्टर सेल सर्विसेज की बात नहीं की गई और प्रोडक्शन की बात नहीं की गई, दैट इज ऑपरेशंस की बात नहीं की गई। तो ये दो पॉइंट हटा दो, बाकी के तीन पॉइंट्स आप यहाँ यूज कर लो। मार्केटिंग एंड सेल्स में सबसे पहले तो ये मार्केटिंग किस बेसिस पे कर रहे हैं? एक बहुत ही फेमस करेक्टर है इंटरनेशनल इंटरनेशनल फिल्म्स का, इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म्स का, उसके करेक्टर्स पे इन्होंने टॉय बनाया है। तो जाहिर सी बात है, वो ऑब्वियसली फेमस करेक्टर है तो मार्केटिंग तो उसकी पहले से ही है। ठीक है, इसके इस और उसी चीज के लिए रॉयल्टी पे कर रहे हैं 10%। ओके, और दूसरा क्या क्या प्लान कर रहे हैं कि ये रिटेल आउटलेट्स के थ्रू उसे सेल करेंगे। अच्छा ठीक है, बात करते हैं कॉस्ट रिडक्शन कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात समझना, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या करोगे? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स होता क्या है ये बताओगे आप। ये हमने क्लास में बहुत कवर अप किया है कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स किन एक्टिविटीज को कही जाती है। क्या एक्टिविटीज? रिसीविंग, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। किस चीज का? रॉ मटेरियल का, इनपुट का। कहाँ से कहाँ तक? सप्लायर से प्रोडक्शन लोकेशन तक। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये बताओगे कि मल्टीपल सप्लायर से परचेज किया जा रहा है। इस पॉइंट को अगर आपने नोट किया हो तो यहाँ पे मल्टीपल सप्लायर से परचेज किया जा रहा है, तो आपको सबसे पहले एक ऐसा सप्लायर चूज करना पड़ेगा जो कि सप्लायर सिलेक्शन जो कि सिंगल सप्लायर हो और टाइमली डिलीवर कर सके, क्वालिटी मटेरियल डिलीवर कर सके। और यस, जस्ट इन टाइम सिस्टम यूज कर लो। जस्ट इन टाइम सिस्टम यूज करने से आपका बहुत कॉस्ट सेव होगा, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन शेयर हो जाता है और वो वही टाइम, सेम टाइम पे डायरेक्टली प्रोडक्शन लोकेशन पे, प्रोडक्शन फ्लोर पे आपको देगा मटेरियल। ठीक है, इससे एक फायदा और होगा। क्या फायदा होगा? जो डाउनग्रेड आइटम है ना वो भी हट जाएंगे। तो कॉस्ट तो बच ही रहा है, डाउनग्रेड आइटम का बच रहा है, टाइम का बच रहा है। ठीक है, और आपका मैन पावर का कॉस्ट बच रहा है। तो ये सब आपको कॉस्ट रिडक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? शिफ्टिंग टू जस्ट इन टाइम सिस्टम टेक्निक, और इससे कुड पॉसिबल सेविंग्स, सब्सटेंशियल स्टोरेज कॉस्ट बचेगा। ठीक है, और इसे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, गुड क्वालिटी मटेरियल देगा। They will also become a source of saving because downgraded items will be removed. However, X might have to pay additional payout to a supplier for just-in-time purchasing system. जब आप just-in-time purchasing में जाते हो तो आपको पता होगा कि आपको ज़्यादा 2 रुपए ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, बट वो 2 रुपए आपको नहीं चुभते। क्यों नहीं चुभते? आपको पता है यार, टेंशन खत्म, इंस्पेक्शन का नहीं करना, स्टोरेज का कॉस्ट बचेगा। सो दैट ये सब चीजें, इसके लिए अगर आपको और क्वालिटी मटेरियल मिलेगा तो ये डेफिनेटली, इसके लिए अगर 2 रुपए आप एक्स्ट्रा भी पे कर रहे हो तो आपको पिंच नहीं करता। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? कलेक्ट करना, स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। किस चीज का? जो आपका फिनिश गुड्स है वो कस्टमर तक पहुंचाना। तो यहाँ पे शेड्यूल ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट रिटेल में उस चीज की जरूरत ही नहीं है अभी भी, लेकिन प्रोडक्शन होके वहां पे पहुंच जाए तो वेस्टेज है। Toys to retail is the outbound logistics activity potential. This scheduled transportation of toys to retail outlet every week is not an efficient way. Such delivery do not consider whether the toy is required at retail outlets or not. Hence, X may possibly deliver the toys to retail outlets. Those do not need toys and suffer unnecessary transportation cost.
X should plan to implement EDI system. EDI system implement करना चाहिए, ये सजेशन इस चीज का ही तो मार्क्स है आपको मिलेगा। EDI सिस्टम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरफेस सिस्टम होता है। इससे क्या होता है कि आपको इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो इलेक्ट्रॉनिकली, डाटा शेयर एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है, इंटरचेंज। इम्प्लीमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिकली डाटा को इंटरचेंज कर सकते हो ईडीआई के थ्रू। सो इम्प्रूविंग वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक्स, ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग इनबाउंड शिपमेंट्स एज वेल एज आउटबाउंड प्रोडक्ट्स, adopting EDI X can not only improve process but also streamline inventory management across many channels. However, it will require setup time and a learning curve to improve to implement the same. ठीक है। देन मार्केटिंग एंड सेल्स, मार्केटिंग एंड सेल्स की बात करें तो मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या है? मार्केटिंग एंड सेल्स में दी ये अभी तक क्या कर रहे हैं, ये होता क्या मार्केटिंग एंड सेल्स में, कैसे हम अपने कस्टमर को अवेयर करा सकते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। यहाँ पे सेल्स किया जा रहा है एक ऐसे टॉय का जो कि अपने आप में ही बहुत फेमस है, कस्टमर को अवेयर कराने की जरूरत नहीं, वो उस करेक्टर को जानता है, बहुत ही फेमस करेक्टर है, इंटरनेशनल फिल्म्स एनिमेटेड फिल्म्स का करेक्टर है, राइट। और ये अपने आउटलेट्स और वेबसाइट के थ्रू सेल करते हैं। एक्सिस प्लानिंग वाया रिटेलर्स, रिटेलर्स के थ्रू कर रहे हैं और इन्हें वेबसाइट के थ्रू जाना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट बहुत लार्ज है, जब इंटरनेशनल कैरेक्टर है तो दे कैन ऑफर इंटरनेशनली ऑल्सो। सो एक्स, इफ एक्स sales TYZ through its website rather than through retail outlets, significant cost could be avoided easily. Simultaneously, X will be able to expose itself to attract international customer to buy TYZ as product is based on character from famous international animated films. राइट तो ये तीनों एक्टिविटीज आपने लिख दिए और आपने ये भी बताया कि आपको क्या करना चाहिए। कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन एक्स, overall X may create a cost advantage by reconfiguring the value chain. Reconfiguration means a structural change such as the new production process, new distribution channel, or a different sales approach as discussed above.